स्टूडेंट्स आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने यहाँ जा रहे हैं और द टॉपिक का नाम है कोलिजन थ्योरी। ठीक है, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन बैरियर्स टू द रिएक्शंस। कोलिजन थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसी थ्योरी, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये कोलिजन थ्योरी। कोलिजन वर्ड से क्या समझते हो आप? कोलिजन वर्ड से आप लोग ये समझते हो कि टकराव, किसी चीज़ का आपस में टकराना। तो हम लोगों को बेटा ये पता है कि जब भी एक रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होंगे। रिएक्टेंट्स को एक दूसरे के नज़दीक आना पड़ेगा, यानी कि एक रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स को एक दूसरे के क्लोज आना पड़ेगा। क्लोज आएंगे तो वो आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, और यहीं से हमारी कोलिजन थ्योरी की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। हम देखते हैं कि ये थ्योरी सबसे पहले मैक्स स्ट्राउड्स और विलियम लुइस ने 1916 to 18 में दी थी हम लोगों को, और ये थ्योरी बेस्ड थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। +1 में आपने ये किया हुआ है। अब देखते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग छोटे छोटे सफ़ेयर्स, गोले मान के चलते हैं, और रिएक्शन हमारी तब होगी जब ये छोटे छोटे जो गोले हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं, आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे। मतलब कि इस थ्योरी के बेसिस के ऊपर हम लोग हमारी एक रिएक्शन तभी होगी जब हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, और यही हमारी कोलिजन थ्योरी का बेस है, आधार है। अब हम देख लेते हैं एक नई चीज़ यहाँ पे आ रही है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, Z, जिसको Z से डिनोट करते हैं। बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? The number of the collisions that take place per second per unit volume of the reaction mixture is known as the collision frequency। एक सेकेंड में जितनी बार हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे उसको हम लोग बोल देते हैं उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, और उसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्मल कंडीशंस अगर टेम्परेचर और प्रेशर की रहें एक गैशियस सिस्टम में, तो ऐसे सिस्टम के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर है 10⁻25 to 10⁻28 रहता है। लेकिन हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कोलिजन्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोलिजन्स जो इफेक्टिव होते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाने में सक्षम होते हैं, सिर्फ वही कोलिजन्स जो हैं एक पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा कम समय में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हम लोगों को ये पता लग गया कि जब भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ या रिएक्टेंट्स आपस में टकराएंगे और उनके बीच में जब कोलिजन्स होंगे, तो ये नहीं है कि सारे के सारे कोलिजन से ही प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। उन कोलिजन्स में से भी सिर्फ वही कोलिजन्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो इफेक्टिव होंगे, जो दमदार होंगे। ठीक है, द collisions which actually produce the products and therefore result in the chemical reactions are called effective collisions। मतलब ऐसे collisions जो इस प्रकार से कोलाइड करते हैं कि हमें असलियत में प्रोडक्ट्स उन्हीं से मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। अगर किसी रिएक्शन में 10 कोलिजन्स हो रहे हैं तो 10 के 10 कोलिजन्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स नहीं देंगे, उसमें से हो सकता है सिर्फ एक ही कोलिजन इतना सक्षम था कि आपको प्रोडक्ट बना के वो दे देगा। ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। हम देखते हैं कि जब भी हमारे कहते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तब उनको एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए भी बहुत सारी रुकावटें बीच में आती हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको रोकती हैं कि वो एक दूसरे के नज़दीक ना आएँ। वो क्या हैं? पहला है एनर्जी बैरियर, एनर्जी की रुकावट है, और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या है? मतलब कि रिएक्टिंग स्पीशीज़ को अच्छे से कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स करने के लिए उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि उनके आपस के बॉन्ड टूट जाएं और नए बॉन्ड बन जाएं। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इज़ नोन एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पे एक डेफिनेशन और आ रही है, थ्रेशोल्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मतलब कि एक रिएक्शन को इफेक्टिव होने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इफेक्टिव होने के लिए हर रिएक्टेंट के पास कम से कम जितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो अपने पुराने बॉन्ड तोड़ सके, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरी रुकावट क्या है जो उनको प्रोडक्ट बनाने से रोक सकती है? कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस प्रकार से अरेंज होने चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब अगर एक राइट साइड है तो दूसरा भी राइट साइड ही होना चाहिए ताकि उनको कोलिजन में कोई रुकावट ना आए। अगर एक राइट साइड है, एक का मुंह, दूसरे का मुंह लेफ्ट साइड है, तो उनको आपस में कोलिजन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल देखिए बेटा, यहाँ पे NO2 प्लस O2 आपस में कंबाइन कर रहे हैं। ये इसका स्ट्रक्चर आपको दिया गया है ओरिएंटेशन को समझने के लिए। देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं एक जैसे दिख रहे हैं,
तो ये आराम से एक दूसरे के नज़दीक आ गए और आराम से इन्होंने बॉन्ड बना के एक नया मॉलिक्यूल बना दिया। लेकिन प्रॉपरली ओरिएंटेड कोलिजन्स फॉर्म प्रोडक्ट्स, प्रॉपरली अरेंज्ड हैं ये, इनकी अपनी बैठने की जगह के लिए बिल्कुल सही है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे एक NO2 स्ट्रेट फॉर्म में है, यहाँ पे ये दूसरा NO2 कुछ और स्लांटिंग फॉर्म में है। तो आपस में जब ये कोलाइड करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कोलिजन्स यहाँ पे नहीं हो पाएंगे और नो प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए उनकी ओरिएंटेशन जो है, किस प्रकार से वो अरेंज्ड हैं, ठीक है, अपने आप को किस प्रकार से उन्होंने अरेंज किया है, वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ मायने रखती है कि इस कोलिजन थ्योरी की मेन पॉइंट्स क्या हैं। पहला, फॉर ए रिएक्शन टू अकर, एक रिएक्शन को होने के लिए कोलिजन्स जो हैं वो रिएक्टेंट स्पीशीज़ के बीच में होने ही चाहिए। दूसरा, सिर्फ टोटल जितने भी कोलिजन्स हमारे पास हो रहे हैं उनमें से सिर्फ ओनली सर्टेन फ्रैक्शन, कुछ कोलिजन्स ही इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं और वही हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तीसरा है, इफेक्टिव कोलिजन्स होने के लिए, मतलब ऐसे कोलिजन्स जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनको होने के लिए भी हर रिएक्टेंट के पास कम से कम एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, तभी कहते हैं वो इफेक्टिव कोलिजन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव कोलिजन्स कितने होंगे अंडर नॉर्मल कंडीशंस में, ये वेरी करता है फ्रॉम 0 टू अबाउट 1 और फॉर ऑर्डिनरी रिएक्शंस। इस प्रकार से रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो डिपेंड करता है कि कितने कोलिजन्स एक सेकंड में हो रहे हैं, जिसको आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैपिटल Z बोलते हो। और दूसरा है कि फ्रैक्शन ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन्स, किस प्रकार से जो इफेक्टिव कोलिजन्स है उनका जो फ्रैक्शन है, यानी कि उनके पास उतनी मिनिमम एनर्जी है या नहीं है, या उनकी जो अरेंजमेंट है स्पेस में किस प्रकार से वो अरेंज्ड है, ये भी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कोलिजन्स थ्योरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।